यस टूरिट्स, क्या हाल चाल? अरे सर बहुत ही बढ़िया, आप बताइए। बस मैं भी बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एजीएम और ईजीएम। आज हम पढ़ेंगे क्लास मीटिंग्स के बारे में और एडजॉर्न मीटिंग्स के थोड़े से टॉपिक्स। ठीक है सर। उससे पहले पिछली दो क्लास थोड़ी रिवाइंड कर लेते हैं। दो क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था मीटिंग्स। मीटिंग्स क्या होती है? जब दो लोग आपस में आते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे ट्रांजैक्ट करते हैं बिजनेसेस। लेकिन द ब्यूटी ऑफ कंपनी लॉ इज कि एक बंदा भी मीटिंग कर सकता है। सेक्शन 97 और 98। जी सर, याद आया। एजीएम, एजीएम के बारे में क्या पढ़ा था कि ऐसी कोई मीटिंग अदर देन एनी अदर मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब इन एडिशन टू अदर मीटिंग्स हमें एक एजीएम तो होल्ड करनी है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजीएम एंड ईजीएम? सर, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजीएम एंड ईजीएम इज द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस चार तरीके के होते हैं: फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रूव करना, डिविडेंड देना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर, और फिक्स अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। इसके अलावा एजीएम में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे वो सारे बिजनेस स्पेशल होंगे। ऑन द अदर हैंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं। सर याद आया, याद आया, याद आया, वेरी गुड। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 97। सेक्शन 97 कहता है कि सर अगर कोई डिफॉल्ट हुआ ना 96 में, तो आप एक एप्लीकेशन फाइल करना ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल आपकी एजीएम करवा के देगा। इसमें वो कॉल करेगा या डायरेक्ट टू कॉल करेगा एजीएम, और जितने भी एंसिलरी चीज़ें हैं या जितने भी डायरेक्शंस हैं वो दे सकता है। इसमें एक डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं कि इवन वन मेंबर बाय पर्सन और बाय प्रॉक्सी कोरम बना सकता है। बिल्कुल सही बात सर। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, एजीएम कौन करवा सकता था? एजीएम कंपनी करवा सकती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम करवाते थे। ईजीएम में ऐसा नहीं है, ईजीएम में चार लोग करवा सकते हैं ईजीएम। सर कौन कौन से चार लोग ईजीएम करवा सकते हैं? सबसे पहले तो बोर्ड, अगर बोर्ड चाहे तो वो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करा सकता है। उसके अलावा बोर्ड ही करवाएगा, बट एट द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्विजिशन देंगे, और वहां से विद इन 21 डेज द बोर्ड शैल प्रोसीड टू कॉल अ ईजीएम। अगर नहीं, और ये जो 21 डेज में प्रोसीड करेगा, ये मीटिंग 45 डेज में हो जानी चाहिए। सर 45 डेज में नहीं हुई, मतलब 21 डे में बोर्ड ने प्रोसीड नहीं किया, तो ऐसे केस में थर्ड केस आता है जिसमें रिक्विजिशनिस्ट खुद अपनी मीटिंग करवाते हैं, और ये मीटिंग विद इन 3 मंथ्स में हो जानी चाहिए। जी सर। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 98 जो था लास्ट सेक्शन। 98 में कहा गया जहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल है टू कॉल और होल्ड और कंडक्ट अ मीटिंग, वहाँ पे ट्राइब्यूनल या तो सुओ मोटो मतलब खुद से, या फिर एप्लीकेशन बाय एनी डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द कंपनी, उनकी एप्लीकेशन पे ट्राइब्यूनल विल वर्क। क्या वो करेगा सर? ऑर्डर करेगा मीटिंग को टू बी हेल्ड, टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड, और एंसिलरी डायरेक्शंस देगा। एंसिलरी डायरेक्शंस में वो क्या दे सकता है कि इवन वन मेंबर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। याद है, एक मेंबर कोरम बना सकता है। जी सर, हमें बिल्कुल याद है। उसका पेनल्टी पड़ी थी कि अगर कोई भी हम डिफॉल्ट करते हैं तो द कंपनी शैल बी, द कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, और कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो फाइन विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम 5000 रुपीज फॉर ईच डे, जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा। सर ठीक है। अब पिछली क्लास पे मैंने कॉल्ड, हेल्ड और कंडक्टेड पे बहुत ध्यान दिया था। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम पढ़ेंगे यहाँ, कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। ध्यान से, द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग्स आर दैट द मीटिंग शुड बी, मीटिंग में 3 चीजें होनी चाहिए तभी उसको एक वैलिड मीटिंग कहा जाता है। प्रॉपरली कन्वीन्ड, द मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी। सर प्रॉपर अथॉरिटी मतलब बोर्ड, या ईजीएम के केस में बोर्ड थ्रू रिक्विजिशनिस्ट्स या रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स। याद है ना सर? याद है। प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 101, 102 ऑफ द एक्ट। तो मीटिंग को बुलाना, कॉल्ड, प्रॉपरली कॉल्ड होना चाहिए कि जब हमने प्रॉपर नोटिस दिया है, प्रॉपर अथॉरिटी ने नोटिस दिया है, और नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इंटैक्ट है। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपर कोरम हो, और चेयरमैन मस्ट प्रिजाइड द मीटिंग।
इसका मतलब है हेल्ड, इसका मतलब था कॉल्ड। प्रॉपर्ली कंडक्टेड। The business must be validly transacted at the meeting. That is, the resolution must be properly moved and passed, voting by show of hands or poll or by electronic means before and during the meeting. Or proper minutes of the meeting must be prepared. तो ये तीनों चीज़ें हैं जो मीटिंग को मीटिंग बनाती हैं। मीटिंग को प्रॉपरली कॉल्ड भी होना ज़रूरी है, प्रॉपरली हेल्ड भी होना ज़रूरी है और प्रॉपरली कंडक्टेड भी होना ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने नोटिस ही नहीं दिया किसी को, सीधा मीटिंग कर ली और मिनट्स भी बना दिए, क्या ये वैलिड मीटिंग है? नहीं, क्योंकि इसमें हेल्ड और कंडक्टेड के एसेंशियल्स तो हैं पर कॉल्ड के एसेंशियल्स नहीं है। तो मीटिंग का कॉल होना, हेल्ड होना एंड कंडक्टेड होना, ये तीनों ही एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं एक वैलिड मीटिंग के लिए। अच्छा सर, इसलिए आप इतना प्रेशर डाल रहे थे यहाँ पे कि कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड का मतलब क्या होता है? हाँ जी सर, लॉ मेकर तो मतलब छोटी छोटी जगहों पे नहीं छोड़ता, लॉ मेकर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा कहीं पे भी। आपको यू हैव टू बी अ ग्रेट प्रोफेशनल, अ गुड प्रोफेशनल। छोटी छोटी बारीकियां यही तो है पकड़ने वाली। सर ठीक है, अब आ जाते हैं क्लास मीटिंग पे। द मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी फॉल्स इनटू टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। तो मेंबर्स की मीटिंग दो भागों में बढ़ जाती है, या तो जनरल मीटिंग जिसमें एजीएम और ईजीएम आता है, और क्लास मीटिंग। ठीक है सर। क्लास मीटिंग्स आर मीटिंग of shareholders holding a particular class of shares. Very important. एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की तो क्लास मीटिंग होगी। सर पर्टिकुलर क्लास मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर्स, या फिर मैंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करे और कुछ सेलेक्टिव मेंबर्स को, कुछ क्लास ऑफ मेंबर्स को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दे दिए, तो अब वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स जो हैं वो एक क्लास कॉन्स्टिट्यूट हो गई, और जब उनकी क्लास कॉन्स्टिट्यूट हुई तो उनकी मीटिंग को भी क्लास मीटिंग कहा जाएगा। सर ठीक है। Which are held to pass a resolution which will bind only the members of the class concerned. इसमें जितने भी डिसीजंस होंगे, जितने भी रेजोल्यूशंस पास होंगे, वो बाइंडिंग किसको होंगे? वो उसी पर्टिकुलर क्लास को बाइंडिंग होंगे। क्या एक प्रेफरेंशियल होल्डर्स की क्लास मीटिंग चल रही है, वो ये कह देगी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के जो वो है ना वोटिंग राइट्स, उसको कैंसिल कर दिया जाए? हो ही नहीं सकता। वो अपनी बात करेंगे ना कि हमारे राइट्स को कैसे केटर किया जाए, वही थोड़ी कहेंगे कि दूसरी क्लास के जो क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है ना उनके वोटिंग राइट्स बढ़ा दो, कम कर दो। कर ही नहीं सकते। ओनली मेंबर्स ऑफ द क्लास कंसर्न मे अटेंड एंड वोट एट मीटिंग। सॉरी कितनी नई बात बताइए लॉ मेकर ने। लॉ मेकर ऐसे ही बोलता है, दीज क्लास मीटिंग्स मस्ट बी कन्वीन्ड whenever it is necessary to alter or change the rights and privileges of that class as provided by the articles. मतलब उन क्लास की राइट्स या प्रिविलेजेस में अगर कोई ऑल्टरेशन है या कोई चेंजेस हैं तब ये मीटिंग नेसेसरी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने कोई डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर रखे हैं, अगर मेरे को उनको राइट्स ज़्यादा देने हैं, उनको प्रिविलेजेस ज़्यादा देने हैं, या फिर प्रिविलेजेस और राइट्स कम करने हैं उनके, तो वो मैं मीटिंग में कर सकता हूँ उनके डिसीजंस के साथ। अंडर सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये किसकी बात करता है? वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। Class meeting of the holders of different class of shares shall be held if the rights attaching to these shares are varied. मतलब जब भी राइट्स जो उनके पास हैं उसमें वेरिएशन की बात आएगी तब क्लास मीटिंग कराना अनिवार्य है। ऐसे ही सेक्शन 232 मर्जर और अमलगमेशन, where the scheme or arrangement is proposed, meeting of several class of shareholders creditors are required to be held. और इनकी डिटेल्स कहाँ जाएंगी? इनकी डिटेल्स एनुअल रिटर्न में भी जाती है। Such meetings are required to be convened when, जब it is proposed to vary the rights of the holders of the particular class of shares. सिंपल सी बात है, इनके राइट्स और प्रिविलेजेस में जब भी वेरिएशन आएगा तब इनकी मीटिंग कराना अनिवार्य है। Provisions which govern general meeting are mutandis applicable to such meetings. जितनी भी प्रोविजंस हैं जनरल मीटिंग पे जो अप्लाई होते हैं वो क्लास मीटिंग पे भी अप्लाई होते हैं। मतलब नोटिस जाना, कोरम आना, चेयरमैन होना, प्रॉक्सी होना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लास मीटिंग्स पे भी अप्लाई होती हैं। उसके बाद जी मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। द डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स एज द केस में बी कैन अटेंड अ सच मीटिंग एंड स्पीक एज वेल एज वोट देयर एट। प्रोविजंस विच गवर्न जनरल मीटिंग वो अप्लाई होते हैं। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन एक्सरसाइज देयर पावर and can bind the company
when they act as a body at a validly convened or held meeting. They should act collectively and not individually. A member or a shareholder, irrespective of such holding, cannot bind the company by its individual act. The para says कि members जो majority में है, that shall bind the company. कोई individual member company को bind नहीं कर सकता. Adjourn meeting. If the quorum is not present within half an hour, कब तक? हाफ एन आवर. हाफ एन आवर में कोरम नहीं है, ठीक है सर. फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न. कब एडजर्न, कब तक होगा? टू द सेम डे. मतलब अगर मंडे को मीटिंग हुई है तो मंडे को. इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, मतलब नेक्स्ट वीक में सेम टाइम सेम प्लेस, और सच अदर डेट और सच अदर टाइम प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन. हाँ जी, तो एक मीटिंग हुई, हाफ एन आवर में कोरम नहीं आया. कोरम नहीं आया तो एडजर्न होगी. सर एडजर्न कब होगी? सेम डे ऑफ नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, या फिर कोई ऐसा टाइम प्लेस या जगह जो बोर्ड डिसाइड करे. नोटिस वेयर द मीटिंग स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे in the next week at the same time same place or such other day, not being a national holiday. भाई national holiday भी नहीं होना चाहिए, या दूसरे कैंसिल कर देते हैं. adjourn meeting में national holiday भी नहीं हो सकती. or at such other time or place as the board may determine, the company shall give at least 3 days notice. याद रखना यहाँ 3 days लिखा हुआ है. जब हम आगे 101 पढ़ेंगे तो क्लियर डेज वहाँ लिखा होता है कि 21 क्लियर दिन होने चाहिए. क्लियर डेज मतलब फुल डेज, कि मीटिंग की डेट को हटा देंगे और जिस दिन नोटिस गया उस डेट को भी हटा देंगे, और उसके बीच में जो गैप होगा वो 21 दिन का होना चाहिए. यहाँ पे 3 डेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ मीटिंग का डे नहीं आएगा. तो एटलीस्ट 3 days नोटिस टू द मेंबर्स ईदर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग एन एडवर्टीजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर्स. कौन कौन से 2 न्यूज़पेपर्स? एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर. वर्नाक्युलर मतलब रीजनल, which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated. मतलब अगर रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है तो मराठा न्यूज़पेपर, दिल्ली में है तो हिंदी न्यूज़पेपर, कोलकाता में है तो बांग्ला न्यूज़पेपर. यू गेट द पॉइंट, राइट? नो कोरम इन द एडजर्न मीटिंग. सर मीटिंग में तो नहीं आई, एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आई कोरम, तो क्या होगा? If at the adjourned meeting also the quorum is not present within half an hour from the date appointed of holding meeting, the members present being not less than 2 will constitute the quorum. मतलब अगर 3 मेंबर आए कोरम बना देंगे, 2 मेंबर आए कोरम बना देंगे. सर अगर 1 मेंबर आया तो? अगर 1 मेंबर आया तो कोरम नहीं हो सकता. सब प्रोसीजर क्या है? पैरा 15 of SS2 provides that at a duly convened meeting shall not be adjourned unless the circumstance so warrant. The chairman may adjourn. Chairman adjourn कर सकता है with the consent of members at which the quorum is present and shall adjourn the meeting so directed by the members. तो अभी हमने लॉ में क्या पढ़ा? हमने लॉ में पढ़ा कि अगर कोरम नहीं आई तो मीटिंग एडजर्न हो सकती है. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि चेयरमैन भी कर सकता है मीटिंग एडजर्न अगर विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स. अगर मेजॉरिटी कंसेंट दे देना तो चेयरमैन भी मीटिंग को रद्द कर सकता है. नेक्स्ट, मीटिंग वांट ऑफ कोरम से भी हो सकती है, तो सर हमें पता ही था. द चेयरमैन मे ऑल्सो adjourn the meeting in the event of disorder or other like causes when it becomes impossible to conduct a meeting or complete its business. 15.2 if the meeting is adjourned sign day. sign day मतलब कि अभी पता नहीं है कब तक के लिए, और for a period of 30 days or more, the notice of adjourned meeting shall be given in accordance with the provisions contained here and above relating to notice. अगर पता नहीं है कि adjourned meeting कब होगी या फिर वो 30 या 30 दिन से ज़्यादा की होगी तो प्रॉपर 21 दिन का नोटिस मिलेगा. सी द नोटिस शैल बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट हियर एंड रिलेटिंग टू नोटिस. मतलब सेक्शन 101, यहाँ पे सेक्शन 101 लगेगा. जब सेम डे नेक्स्ट वीक में हो रही थी तब 3 दिन का नोटिस था. अगर 30 दिन या उससे ज़्यादा के लिए हो रही है तो 21 डेज क्लियर नोटिस जाएगा. सर ठीक है. प्रोवाइडेड दैट इफ अ मीटिंग इज एडजर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 30 days, द कंपनी शैल गिव नोटिस ऑफ एटलीस्ट 3 days. वही सेम
एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, या फिर 3 दिन का नोटिस। पैरा 15.4 provides that if a meeting other than AGM and the requisitioned meeting, 2 मीटिंग में निकाला है, एक AGM वाली मीटिंग में निकाल दिया और एक मीटिंग में रिक्विजिशनिस्ट को निकाल दिया, stand adjourned for a want of quorum, the adjourned meeting shall be held on the same day in the next week at the same time, same place, or such other day at such other time or place as may be determined by the court। सर रिक्विजिशनिस्ट की मीटिंग को क्यों निकाला? याद करो, अगर रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग में कोरम नहीं आती तो मीटिंग ही कैंसिल हो जाती थी। हाँ सर, अभी याद आया। हाँ जी, रिक्विजिशनिस्ट की जो मीटिंग होती थी, अगर वहाँ पे कोरम नहीं आया तो वो मीटिंग ही कैंसिल हो जाती थी। हाँ सर, याद आ गया। Resolutions passed at the adjourned meeting. Where the resolution is passed at the adjourned meeting of the company, the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed and not on any earlier date। अब क्या हुआ, मेरी मीटिंग हुई 1 तारीख को, 1 तारीख को मैंने वो मीटिंग एडजर्न करके 7 तारीख को कर दी। तो जब मैंने वो 7 तारीख को मीटिंग एडजर्न करी, उसमें एडजर्न मीटिंग में मैंने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता अरे ओरिजिनल डेट का नोटिस तो 1 तारीख का था ना, तो रेजोल्यूशन 1 तारीख से पास होगा। नहीं, जिस दिन आपने वो रेजोल्यूशन पास किया है उसकी पास होने की डेट उसी दिन से मानी जाएगी। पैरा 15.6 of SS2 provides that at an adjourned meeting only the unfinished business of the original meeting shall be considered। Any resolution passed at the meeting would be deemed to have been passed on the date of adjourned meeting and not at earlier date। सेम चीज कि सारे जो अनफिनिश्ड बिजनेसेस है वही पास होंगे। मैं कोई अपने आप से एजेंडा ढूंढ के नहीं लाऊंगा कि ये भी पास कर देते हैं, नहीं, जो ओरिजिनल मीटिंग में अनफिनिश्ड रह गए थे वही एडजर्न मीटिंग में पास होंगे और उसी दिन पास माने जाएंगे, किसी अर्लियर डेट पे नहीं। सर बहुत पढ़ लिया, एक बार रिवाइज तो कर जाओ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वैलिड मीटिंग कैसे मानी जाती है। वैलिड मीटिंग तब मानी जाती है जब वो कॉल हेल्ड और कंडक्टेड हो जाती है। सर कॉल का मतलब कॉल एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी करे और नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ड्यू करे, उसके बाद हेल्ड, प्रॉपर कोरम हो, प्रॉपर चेयरमैन हो, उसके बाद प्रॉपर्ली कंडक्टेड कि अच्छे से मीटिंग में रेजोल्यूशंस पास हो और अच्छे प्रॉपर्ली मिनट्स में। क्लास मीटिंग एक पर्टिकुलर क्लास की होती है और ये मीटिंग तभी होती है जब किसी क्लास के पर्टिकुलर क्लास के राइट्स और प्रिविलेजेस इफेक्ट होते हैं। याद रखना इस बात को। सर ठीक है। एडजर्न मीटिंग, अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं आई तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। सर कब एडजर्न हो जाती है? सेम डे ऑफ द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, या फिर बोर्ड कोई डे डिटरमाइन करते हैं। सर नोटिस कैसे जाएगा? नोटिस जाएगा मिनिमम 3 डेज का, क्लियर डेज नहीं है, 3 दिन है, 3 डेज का नोटिस जाएगा। या फिर एडवर्टीजमेंट दे दो न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर जाएंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। सर अगर कोरम नहीं आती है तो जो भी 2 मेंबर्स हैं दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। सर मेंबर एक ही आया है तो फिर वो दोबारा से एडजर्न हो जाएगी, जब तक कोरम नहीं आएगा तब तक फिर वो एडजर्न नहीं रहेगी। सर ठीक है। या फिर सेक्शन 97 और 98 में चले जाओ कि मीटिंग ही नहीं हो पा रही। सर ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा? पहली बात तो चेयरमैन भी एडजर्न कर सकता है, अगर मेंबर्स चाहें तो कोरम से भी एडजर्न हो सकती है या फिर डिसऑर्डर हो जाए। इन 3 केसेस में मीटिंग एडजर्न हो सकती है। ठीक है। सर अगर पता ही नहीं है कि अगर बोर्ड ने कोई पीरियड डिटरमाइन नहीं किया 30 या 30 से ज़्यादा दिन के लिए होनी है मीटिंग, तो फिर 21 दिन का क्लियर नोटिस जाएगा। अगर मीटिंग लेस देन 30 डेज में होनी है तो फिर या तो 3 दिन का नोटिस या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिकेशंस, 2 न्यूज़पेपर, इंग्लिश और वर्नाकुलर। रेजोल्यूशन पास्ड, जितने भी अनफिनिश्ड बिजनेसेस है वो पास होंगे एडजर्न मीटिंग में और वो उसी दिन पास माने जाएंगे, अर्लियर डेट पास नहीं माने जाएंगे। एंड विद दैट आज की क्लास समाप्त। ये जो मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।